हम लोगों ने सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन की बात की थी, जिसमें हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था, जिसके 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो चौथा नंबर हमने बताया था वो है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल अंश, यानी ये भी एक तरह की कंसंट्रेशन है, इसके बारे में हमको जानना है। तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा की बात करें तो मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट के, किसी घटक के कैसे निकालते हैं, तो उसकी डेफिनेशन पहले समझिए कि मोल फ्रैक्शन क्या है। कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of a component to the total moles of solution। अब अगर हम इसको हिंदी में समझे तो ये कह रहा है कि कंपोनेंट मतलब किसी घटक। अब घटक का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, विलेय अथवा विलायक। वो ये कहता है कि अगर हमें किसी कंपोनेंट के जो मोल्स हैं उसमें अगर किसका डिवाइड कर दिया जाए, विलयन में उपस्थित सभी मोल अंशों का जो योग है उसका डिवाइड कर दिया जाए, तो हमको मोल फ्रैक्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या हो सकता है, या तो सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, यानी किसी घटक के मोल अंश का क्या सूत्र बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि घटक के मोलों की संख्या, और नीचे डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन या विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंशों का जो योग होगा उसको डिवाइड करते हैं। जनरली मोल फ्रैक्शन या मोल अंश को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम कहें कि ऐसा कोई विलयन या सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, A है और B है, यानी किसी सॉल्यूशन के हमने मान लिए 2 कंपोनेंट हैं, A और B। तो फिर हम कहें, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें XA इक्वल टू, यानी x का मतलब आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन और a का मतलब कंपोनेंट A, यानी घटक A के मोल अंश। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ऊपर आएगा, देखिए मोल से रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, n, यानी किसी के भी मोल्स निकालने हैं तो उसका सिंबल होता है n। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया Na, यानी मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, यानी घटक A के मोलों की संख्या, और नीचे डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन यानी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों या कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से निकालेंगे Na डिवाइड बाई Na प्लस, ये क्या हो गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें 2 कंपोनेंट थे A और B, तो यहाँ ये हो गए मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, ये हो गया मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, और ये हो गया मोल्स ऑफ। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम दूसरे कंपोनेंट यानी B कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, XB, और ऊपर क्या आएगा आपका मोल्स ऑफ B, और नीचे फिर अगेन Na प्लस N। ठीक है, चलिए हम एक और बात करते हैं, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इस तरीके से हम किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। लेकिन मैंने ये 1 और 2 इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। वो क्या कि अगर मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, तो हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, क्या कि भाई XA प्लस XB अगर हम कर दें तो हमको क्या मिलेगा, Na, XA की वैल्यू आपको पता है Na प्लस NB, उसी तरीके से XB की वैल्यू आपको पता है NB
Na+N। तो अगर हम इसको इस तरीके से, अब दोनों का एलसीएम अगर ले तो यही आएगा Na+N। तो अगर हम इसको करें तो Na से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका Na, और उधर भी क्या बचेगा N। तो इस तरीके से अगर हम देखें XA प्लस XB इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर ये हुआ कि अगर किसी सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए तो उसका सम ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है A, B और C, तो क्या होगा XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 होगा। यानी जब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक बात क्लियर हो गई कि जब भी हम किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ सवाल ले लेते हैं और इसको समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लीजिए कि इफ, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये हुआ कि एक 4 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है और कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। और हमको क्या करना है, दोनों घटकों के मोल अंशों को निकालना है। तो सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक नोट में बात बता दें, कई ऐसे होंगे बच्चे जिनको मोल निकालना नहीं आता है, तो उससे सबसे पहले हमको क्या है कि अगर हमको किसी कंपोनेंट के मोल्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको 11th में बताया था कि अगर किसी कंपोनेंट के हमको मोल्स निकालने तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास और डिवाइड बाई मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल अब इसी में चलते हैं कि मैंने कहा मान लीजिए 22 ग्राम ऑफ CO2 में हमें CO2 के मोल्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, NCO2 यानी मोल्स ऑफ CO2, ऊपर क्या आएगा गिवन मास ऑफ CO2, गिवन मास जो भी उसका दिया है, और मोलर मास ऑफ CO2। तो अगर हम कहें गिवन मास क्या दिया हुआ है, मान लीजिए 22 ग्राम, और मोलर मास CO2 का हम जानते हैं, निकालोगे इसको अगर हम सॉल्व करें 12 और ये 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44 ग्राम। यानी इसको डिवाइड करें 1/2 मोल, दैट इज 0.5। तो सबसे पहली बात इस तरीके से किसी के मोल्स निकालते हैं। तो अब हम वापस सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, NaOH का वेट दिया हो तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले M, अब ये समझ गए ये सॉल्यूट है तो हमने लिख दिया M सॉल्यूट लिख दीजिए, या M NaOH, यानी गिवन मास ऑफ NaOH कितना दिया बेटा 4 ग्राम। ठीक है, अब इसको डिसॉल्व किसमें किया गया है, वाटर में। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो हमने कहा चलिए सॉल्वेंट फिर भी लिख लेते हैं MH2 वाटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो दोनों के मोलर मास भी लिख लेते हैं। तो NaOH का मोलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम का आपको मालूम है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 23 होता है, 23, हाइड्रोजन का एक होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। ये NaOH का मोलर मास है। ठीक है, वाटर का अगर मोलर मास निकालें, देखिए ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। स्मॉल m गिवन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल M मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान को निरूपित कर रहा है। तो M और यहाँ पर NaOH की जगह क्या लेना है H2। तो H2O का हमने निकाला, H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 और 16, यानी ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। दोनों के गिवन मास दिए हैं, मोलर मास दिए, तो पहला काम हमको यही करना है, सबसे पहले NaOH के मोल्स निकालते हैं। तो हमने लिखा NaOH
यानी NaOH के मोलों की संख्या। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, तो हम क्या कहेंगे, गिवन मास ऑफ NaOH, यानी NaOH का दिया गया द्रव्यमान और NaOH का मोलर द्रव्यमान। तो गिवन द्रव्यमान इसका आपको पता है कितना है, 4, और मोलर मास इसका कितना है, 40। थोड़ा सा इसको पॉइंटों में नहीं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो आसानी होगी। ये आ गए हमारे 1/10। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से मोल्स हम H2O के निकाल लें, तो उसी तरीके से क्या होगा, H2O का गिवन मास यानी H2O का दिया गया द्रव्यमान, फिर H2O का मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान आपको दिया है 90 ग्राम है, और H2O का मोलर द्रव्यमान आपको पता है 18। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया करीब 5। अब हमारे पास दोनों के मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल्स आ गए हैं। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए निकाला हमने NaOH के मोल फ्रैक्शन, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, NaOH के मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो आपने मोल्स निकाल ही नहीं है, फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH, यानी NaOH के मोलों की संख्या, और फिर नीचे क्या आएगा, दोनों कंपोनेंट के मोल, NaOH प्लस NH2, और बस अब यहां पर हमको क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। जैसे ये हमारी वैल्यू आई थी NaOH की 1/10, और फिर से 1/10 प्लस ये 5 मोल। बस अब इस कैलकुलेशन को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये 1/10 रहा, ठीक है। नीचे इसका एलसीएम आपको दिख रहा है, 10 ले सकते हैं, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 10 बार गया, ये कितना हो गया, 50। तो बस अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे, NaOH के आपको क्या मिल जाएंगे, मोल फ्रैक्शन, और फिर दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है ना बेटा। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसको करिएगा, और नहीं आए तो बाद में हमसे कंसल्ट करिएगा। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, मान लीजिए इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो वहां जरूरत पड़ेगी, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, इज dissolved in 180 gram of water, then calculate mole fraction of both components। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा हमने सॉल्यूट चेंज कर दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूट NaOH था, और अब की बार कंपोनेंट, अब की बार सॉल्यूट आपका ग्लूकोज है। और उसी तरीके से आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन करना है, और नहीं आना है तो हमसे कंसल्ट करें। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट अगले 2 कंसल्टेशन बची हुई वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।